बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम इंशाल्लाह आज जीआईटी की फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सब दरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो जीआईटी ओरल कैविटी से लेकर एनस तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें? ओरल कैविटी और एसोफेगस, ठीक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन और साथ लिवर और पैंक्रियास की सिक्रीशंस भी हमें जीआईटी के फंक्शंस में हेल्प करती हैं। जीआईटी का पार्ट है। ओके, अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबसे पहले करेंगे वो है जीआईटी की लेयर्स। ठीक है, तो लेयर्स कैसे हैं? इन टू आउट, इनसाइड टू आउट, इनर मोस्ट टू आउट। कैसी लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स हैं? सबसे इनर लेयर है म्यूकोजा, उसके बाद सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलर लेयर एंड सबसे आउटर लेयर। सबसे आउटर कौन सी है? सिरोजा और फाइब्रस लेयर। ठीक है, अच्छा, जो म्यूकोजा है ना, म्यूकोजा वो सबसे इनर लेयर है। ठीक है, ये देखें, ये वाली जो है ये म्यूकोजा सबसे इनर लेयर है। अब म्यूकोजा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एपिथेलियम होता है, ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया होता है और मस्कुलरिस म्यूकोजा होता है। मस्कुलरिस म्यूकोजा देखें, और एसोफेगस के एंड तक जो है ना वो म्यूकोजा में ये तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन म्यूकोजा साथ साथ एपिथेलियल शेड हो रहे होते हैं ना, शेड हो रहे होते हैं। तो एसोफेगस से नीचे सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? फिर मस्कुलरिस म्यूकोजा। म्यूकोजा का पार्ट नहीं है मस्कुलरिस म्यूकोजा। और एसोफेगस के बाद सबसे इनर लेयर कौन सी होती है? मस्कुलरिस म्यूकोजा, बियॉन्ड एसोफेगस। ठीक है, म्यूकोजा के ये तीन पार्ट्स हुए। उसके बाद आ गया जी सब म्यूकोजा। ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाला जो लेयर नजर आ रही है, ये सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद करनी है, इसमें ग्लैंड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें सब म्यूकोजल प्लेक्सिस होता है, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। ओके, और सब म्यूकोजल प्लेक्सिस जिसे हम कौन सा प्लेक्सिस कहते हैं? सब म्यूकोजल प्लेक्सिस जिसे हम कहते हैं मीजनर्स प्लेक्सिस। मीजनर्स प्लेक्सिस। देखो, अब मैं यहाँ पे ब्रीफ करके मीजनर्स प्लेक्सिस की एक बात बताती हूँ। यहाँ पे ग्लैंड्स हैं ना सब म्यूकोजा में, ठीक है, नजर आ रहे हैं, देखो रेड रेड वेसल्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, सब म्यूकोजा में पड़ी हुई हैं। इसीलिए सब म्यूकोजा में जो प्लेक्सिस है, सब म्यूकोजल या मीजनर्स प्लेक्सिस, वो क्या करेगा? सिक्रीशंस को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज सिक्रीशंस। ओके, ये चीज़ यहीं पे याद कर लो, हम रिपीट करेंगे आगे बार बार, ये एमसीक्यूज हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना जिसे हम कहते हैं मस्कुलर लेयर। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में हमारे पास क्या होता है? मसल्स की लेयर होती हैं। इनर सर्कुलर लेयर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। ठीक है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और मस्कुलर लेयर में जो प्लेक्सिस होता है उसे हम कहते हैं मायोएंटेरिक प्लेक्सिस। मसल्स के दो लेयर्स के दरमियान, देखो ये इनर लेयर है, ये आउटर। मीजनस मायोएंटेरिक प्लेक्सिस कहाँ पे? दोनों लेयर्स के दरमियान। ठीक है, ऊपर सर्कुलर लेयर है, नीचे लॉन्गिट्यूडनल, दोनों के दरमियान में कौन सा प्लेक्सिस है? मायोएंटेरिक, जिसे हम ऑरेंज ब्लेक्स प्लेक्सिस भी कहते हैं, ऑरेंज ब्लेक प्लेक्सिस। और ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शंस करता है। कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ये क्या करता है? मोटिलिटी करवाता है, मोटिलिटी। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे रिपीट करेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे डायग्राम से याद कर लो। अच्छा, म्यूकोजा क्या हुई? म्यूकोजा इन द इनर मोस्ट लेयर और बियॉन्ड एसोफेगस मस्कुलरिस म्यूकोजा लेफ्ट, अदर लेयर शेड्स ऑफ। ये चीज़ मैंने समझा ली ना, मस्कुलर म्यूकोजा का मस्कुलरिस म्यूकोजा पास लेयर रह जाता है, अदर लेयर शेड्स। सब म्यूकोजा क्या करता है? सब म्यूकोजा सिक्रीशंस को ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि इट हैव मीजनर्स प्लेक्सिस, मीजनर्स। देन कम्स मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में हमारे पास क्या है? मायोएंटेरिक प्लेक्सिस। ठीक है, ये मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर। अब एक चीज़ जो याद करने वाली है, माउथ से लेके नीचे एसोफेगस, फेरिंग्स, इन सब जगहों पे हमारे पास स्केलेटल मसल है, स्केलेटन। और स्टमक में हमारे पास स्मूथ मसल स्टार्ट हो जाते हैं, स्मूथ। अब एमसीक्यूज क्या आता है कि किस पॉइंट पे स्केलेटन और स्मूथ मसल का जंक्शन है? ऊपर सारा हमारे पास स्केलेटल चला आ रहा है। अब मिड पॉइंट ऑफ एसोफेगस, मिड एसोफेगस में हमारे पास क्या है? स्केलेटल एंड स्मूथ मसल का जंक्शन है, एंड दिस इज द एमसीक्यूज। मिड एसोफेगस में स्केलेटल एंड स्मूथ मसल का जंक्शन है। ठीक है, और स्टमक और उसके आउटवर्ड फिर स्मूथ मसल्स हैं। ओके, अच्छा, अब स्टमक के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करनी है आप लोगों ने ना, देखो, और हर जगह पे मस्कुलर लेयर कितने हैं? 2 लेयर्स के फॉर्म में।
दिस इज द एमसीक्यूज अब हम जो करेंगे, ठीक है। हर जगह पे लेयर मस्कुलर 2 लेयर्स के फॉर्म में, वाइल जबकि एक्सेप्शन है स्टमक में। स्टमक में मस्कुलर लेयर 3 लेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड है, 3 लेयर्स। कौन कौन सी? सबसे इनर मोस्ट ऑब्लिक लेयर है, फिर सर्कुलर है और सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडनल है। अंडरस्टैंड? सबसे इनर मोस्ट ऑब्लिक है, स्टमक में 3 लेयर्स में अरेंज्ड है, एंड दिस 3 लेयर्स इज द एमसीक्यूज। ओके, और फिर इंटेस्टाइन की बात आ जाए तो इंटेस्टाइन में 2 लेयर्स में अरेंज है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और मायोएंटेरिक प्लेक्सिस दोनों लेयर्स के दरमियान है, जिसे हम ऑरिक ब्लेक प्लेक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये स्टमक आ गया। स्टमक का पता है ना कि ये एसोफेगस जहाँ पे एंटर होता है उसे कार्डिया है, फंडस है, ये सारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी ऑफ स्टमक। ओके, दिस इज द एंट्रम एंड दिस इज देन पाइलोरिस। अब ये लेयर्स बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, लेयर्स। तो ये देखो, सबसे इनर मोस्ट इज दिस ऑब्लिक लेयर, दिस वन, दिस इज द ऑब्लिक लेयर। उसके बाहर सर्कुलर लेयर, देन लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर के दरमियान में मायोएंटेरिक प्लेक्सिस। ये हमारे पास स्टमक है, जबकि इंटेस्टाइन में 2 लेयर्स के फॉर्म में अरेंज्ड है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। स्टमक में 3 लेयर्स के फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है। अब वही चीज़ आ गई है, अब ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है। मूवमेंट्स हम आगे करेंगे, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज वाइज याद कर लो कि मायोएंटेरिक प्लेक्सिस जो है वो मोटेलिटी फंक्शन है। देखो, कॉन्ट्रैक्शन करता है ना, कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए इसका मोटेलिटी फंक्शन है। कौन कौन सी मोटेलिटी? पेरिस्टालिसिस, मास मूवमेंट, डेफिकेशंस, इन सब में मायोएंटेरिक प्लेक्सिस हेल्प करता है। लेकिन ये जो पेरिस्टालिसिस है ना, पेरिस्टालिसिस, ये एक्सक्लूसिवली मायोएंटेरिक प्लेक्सिस का फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज क्या आता है कि पैरासिम्पैथेटिक लॉस हो गया, पैरासिम्पैथेटिक लॉस, तो क्या होगा? पेरिस्टालिसिस को कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन पेरिस्टालिसिस। क्यों? क्योंकि पेरिस्टालिसिस के साथ इसका इतना काम ही नहीं है, पेरिस्टालिसिस के साथ मायोएंटेरिक प्लेक्सिस का काम है, ठीक है। बाकी डेफिकेशन और मास मूवमेंट में पैरासिम्पैथेटिक हेल्प करता है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक भी हेल्प करता है। अच्छा, दिस इज अनदर एमसीक्यूज। जीआईटी की एपिथेलियम कितने टाइम में रीजनरेट होती है? 2 to 7 डेज। जीआईटी की एपिथेलियम रीजनरेट इन 2 to 7 डेज। ओके, अब हमारे पास जीआईटी का नर्वस सिस्टम प्रॉपरली हम रीड करते हैं। देखिए, हमने अभी इंटेरिक नर्वस सिस्टम का थोड़ा ओवरव्यू तो ले लिया है कि किन लेयर्स के दरमियान है। अभी हम देखते हैं प्रॉपरली कि ऑटोनॉमिक इनर्वेशन जीआईटी की क्या क्या होती है। एक एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होती है, एक इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे को हम इंटेरिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इंटेरिक जीआईटी के लिए ना, इंटेरिक नर्वस सिस्टम मतलब जीआईटी का अपना नर्वस सिस्टम अपना, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास कौन से हैं? वैसे जो हर जगह का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे होता है, सिंपैथेटिक फाइबर्स एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ओके, अब एक्सट्रिंसिक के जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं उसमें हम क्या चीज़ याद रखनी है? उसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। और पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। ओके, अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जीआईटी पे इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। पता है ना क्या करता है? स्फिंक्टर्स को क्लोज करता है। ब्लैडर में भी इसी तरह करता है। इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ब्लैडर पे, जीआईटी पे, इन सब पे इनहिबिटरी इफेक्ट्स होता है। स्फिंक्टर्स को क्लोज करता है, ठीक है, और मसल्स को रिलैक्स करवाता है। स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, स्फिंक्टर्स को क्लोज करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक का एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। ये क्या करता है? स्फिंक्टर्स को ओपन करवाता है, ओपन, और क्या करता है? स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो, मसल्स है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट, और स्फिंक्टर को ओपन करता है। तो क्या करवा रहा है ये? अल्टीमेटली डेफिकेशंस करवा रहा है ना या नहीं? डेफिकेशन करवा रहा है ना। देखो, जैसे ही हमारे पास ये रेक्टम है ना, रेक्टम में स्टूल जमा हो रहा है, ठीक है। रेक्टम के वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है, इन पे स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेच। जिस स्ट्रेच को ये सेंस करेंगे, सेंस करके एकदम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कहेंगे कि चलो अभी डेफिकेट करो। अंडरस्टैंड? तो डेफिकेशन क्या करवा रहा है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। समझ आ गई? मायोएंटेरिक प्लेक्सिस का भी काम है, और डेफिकेशन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से होती है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसमें वही दो मीजनर्स और मायोएंटेरिक प्लेक्सिस की बात आ गई। मीजनर सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, मायोएंटेरिक और ब्रेक प्लेक्सिस। मायोएंटेरिक प्लेक्सिस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शंस और मूवमेंट को इंक्रीज करता है। जबकि सब म्यूकोजल प्लेक्सिस क्या करता है? ग्लैंड्स होते हैं ना सब म्यूकोजा में, ग्लैंड्स,
इसीलिए ये सिक्रीशंस को ज़्यादा करता है, ब्लड फ्लो को ज़्यादा करता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ जी हमारे पास इनकी रूट वैल्यूज़। देखिए अगर एब्डोमेन की एनाटॉमी का लेक्चर जिसने सुना है ना, उनके लिए ये रूट वैल्यूज़ याद करना मजाक होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल में की हैं। ठीक है, एब्डोमेन की एनाटॉमी जिसने की है। अब यहाँ पे रफली जो है ये याद कर लो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोरैकोलम्बर रीजन से होता है, सबको पता है ना, सैक्रल रीजन फिर पैरासिम्पैथेटिक होता है। ओके, और सिंपैथेटिक रीजन हमारे पास थोरैकोलम्बर रीजन से। अच्छा, हमारे पास एक फोर गट होता है, एक मिड गट होता है, एक हैंड गट होता है। ये सारे पार्ट है ना, है या नहीं, है ना जीआईटी के पार्ट्स। अब फोर गट जो है वो T5 to T9, T10 एंड T11 मिड गट की सेंसेशंस हैं। ठीक है, और L1 एंड L2 हैंड गट की सिंपैथेटिक सप्लाई अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, गैंग्लियंस कौन कौन से इनके, फोर गट की सीलियक आर्टरी थी तो सीलियक गैंग्लियन, मिड गट की सुपेरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन, हैंड गट का इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन। तो जनरली याद कर लो T5 to L2 जो है वो सिंपैथेटिक सप्लाई है थोरैकोलम्बर। अब आ जाओ जी पैरासिम्पैथेटिक। फोर और प्लस मिड गट का हमने किया था ना कि वेगस नर्व होता है, वेगस, और वेगस नर्व कहाँ से अराइज होता है, न्यूरो एनाटॉमी में हमने किया था। वेगस नर्व कहाँ पे न्यूक्लियर होता है, मेड्यूलो ऑब्लंगेटा में। ठीक है, तो फोर गट मिड गट को किया वेगस नर्व ने। बाकी हमारे पास बच गया हाइंड गट। हाइंड गट की सप्लाई किससे, पेल्विक नर्व से। पेल्विक नर्व, पेल्विक नर्व की रूट वैल्यू क्या है, S2 S3 S4, S2 S3 S4। ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई और सिंपैथेटिक सप्लाई ये याद रखना, एमसीक्यूज में आती हैं। ये दोबारा से वही है, ये देखो सिलिक गैंग्लियन में सुपेरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन, ये सारे सिंपैथेटिक गैंग्लियंस हैं। ठीक है, अच्छा अब न्यूरोट्रांसमीटर के लिहाज से एक चीज़ याद कर लो, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, पैरासिम्पैथेटिक, देखो यहाँ मैं पैरासिम्पैथेटिक बनाती हूँ, यहाँ सिंपैथेटिक। देखो जो प्री गैंग्लियोनिक है ना, प्री गैंग्लियोनिक, वो दोनों का एसिटाइलकोलिन है, दोनों का एसिटाइलकोलिन है। प्री गैंग्लियोनिक का न्यूरोट्रांसमीटर दोनों का। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है ना, पोस्ट गैंग्लियोनिक, वो सिंपैथेटिक का क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जिसे हम नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियन भी एसिटाइलकोलिन है, प्री गैंग्लियन दोनों का एसिटाइलकोलिन है। यही बात यहाँ मेंशन की हुई है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर बोथ का एसिटाइलकोलिन, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नॉरएपिनेफ्रिन। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी विल डू सम एमसीक्यूज। अगर हमारे पास जीआईटी की कंप्लीट डिनर्वेशन हो जाए, कंप्लीट डिनर्वेशन, तो क्या होगा, पैरालिटिक इलियस, पैरालिटिक इलियस हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑफ स्टमक क्या है कि फंडस को रिलैक्स करता है और पायरोनस को भी रिलैक्स करता है। ठीक है, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट आगे मूव करवाता है इस सब चीज़ों को। फिर सेंसेशन ऑफ रेक्टल डिस्टेंशन, अभी हमने किया, रेक्टम में स्टूल जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, डिस्टेंशन हो रही है, तो सेंसेशन किसके थ्रू जा रही है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू। और फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अल्टीमेटली क्या करवाएगा, डेफिकेशन, स्ट्रेच की वजह से ये सब कुछ होता है। डेफिकेशन इज ड्यू टू रिलैक्स इंटरनल स्फिंक्टर। लॉस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, पेरिस्टालसिस पे क्या इफेक्ट होगी, नो इफेक्ट बिकॉज कंट्रोल्ड बाय मायोएंटेरिक प्लेक्सिस। वेगल स्टिमुलेशन, वेगल स्टिमुलेशन क्या करता है, इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पनिंग। वेगल स्टिमुलेशन गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी इंक्रीज करता है, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन एज वेल एज इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अच्छा, डेफिकेशन इज कैरिड बाय सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, और डेफिकेशन रिफ्लेक्स कौन सा होता है, रेक्टो एनल रिफ्लेक्स। ये एमसीक्यूज के लिए नाम याद रखो, रेक्टो एनल रिफ्लेक्स इज डेफिकेशन रिफ्लेक्स, रेक्टो एनल रिफ्लेक्स। अच्छा, आगे हम थोड़े से जीआईटी के रिफ्लेक्सेस देख लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सेस ऑफ जीआईटी। अच्छा, कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो इंटायरली गट के वॉल में हो रहे होते हैं। ठीक है, वो बाहर नहीं जाते, ब्रेन स्टेम वगैरह के पास नहीं जा रहे, इंटायरली गट के बॉल में होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, पेरिस्टालिसिस हो गया, जो सिक्रीशंस आ रही हैं वो। ठीक है, और एक मिक्सिंग कंट्रैक्शंस जो हो रही होती हैं। ठीक है, मिक्सिंग कंट्रैक्शंस जो हो रही होती हैं वो सारी इंटायरली गट के वॉल की वजह से हो रही होती हैं। फिर कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो गट से जाते हैं प्री वेस्टिबुलर सिंपैथेटिक गैंग्लियंस में और फिर वापस गट में आते हैं। वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ओके, एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स और कोलो इलियर रिफ्लेक्स। अब गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या करता है कि स्टमक से कोलॉन में सिग्नल जाता है कि अब एम्प्टिंग करो स्टमक की, स्टमक को एम्प्टी कराओ, एम्प्टी स्टमक कराओ।
ठीक है। गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स का एमसीक्यूज वाइज अब क्या क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है, जो इन्फेंट होते हैं ना, इन्फेंट्स में जो हमारे पास बाउल मूवमेंट होती है ना इन्फेंट की, वो इस गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स की वजह से हो रही होती है, ठीक है। नॉर्मली इन्फेंट्स में बाउल मूवमेंट जो होती है वो गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स, नाम से याद कर लो, इन्फेंट्स के साथ ये एमसीक्यूज आता है, ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स की वजह से। एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्या होता है, अब इंटेस्टाइन से गैस्ट्रम के पास सिग्नल जा रहा है कि बस बंद, स्टॉप करो, ठीक है। कॉलॉन से इलियन के पास जाता है कि स्टॉप करो एम्प्टी करना, अंडरस्टैंड। अच्छा, ये तीन जो है ये हमारे पास वो रिफ्लेक्सेस है। अब हमारे पास रिफ्लेक्सेस कुछ ऐसे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम में जाते हैं और वापस जीआईटी में आते हैं। उसमें हमारे पास वेगोवेगल रिफ्लेक्स है, वेजोवेगल रिफ्लेक्स, पेन रिफ्लेक्सेस और साथ डेफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स। ये हमारे पास गट के जीआईटी के नॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं। हम आ जाते हैं अब जी हार्मोन्स पर, हार्मोन्स, ठीक है। कुछ हार्मोन्स हमारे पास होते हैं ऑटोक्राइन, ये देखो जिस सेल से निकल रहे हैं उसी सेल पे रिसेप्टर है, मतलब ऑटोक्राइन क्या है, जहाँ से निकलते हैं उसी सेल पे इफेक्ट करते हैं। देन कम्स पेराक्राइन, पेराक्राइन जिस सेल से निकलते हैं उसके पास ही नियर बाय सेल पड़ा होगा, उस पर इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और एंडोक्राइन हार्मोन्स कौन से हैं, जो ब्लड में जाएंगे, पहले सेल से निकलेंगे, ब्लड में जाएंगे, सर्कुलेशन के थ्रू किसी दूर पड़े हुए ऑर्गन पे इफेक्ट डालेंगे, दिस इज एंडोक्राइन, ठीक है। ऑटोक्राइन की मेन एग्जांपल्स देखो, बाकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। कुछ एग्जांपल्स ऑटोक्राइन की क्या है, जो सारे के सारे साइटोक्राइंस नहीं है, इंटरल्यूकिन, साइटोक्राइंस, और जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटिलेट ड्राइव, आईजीएफ, वेजेफ, ठीक है, ये सारे ऑटोक्राइन है। लेप्टिन और इंसुलिन भी ऑटोक्राइन के ऑप्शंस में आता है, ठीक है। और पैराक्राइन कैसा है, देखो ओवरीज एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं ना, वो फिर आके ओवरीज पे एक्ट करता है ना, तो दिस इज पैराक्राइन। सोमेटोस्टेटिन भी पैराक्राइन हार्मोन है, हिस्टामिन भी पैराक्राइन हार्मोन है, एंड एटसेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स हैं इनकी, ठीक है।